नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिज़नेस स्टैंडर्ड प्लस इकोनॉमिक टाइम्स प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस एनालिसिस में। अगर आपको ऐसी खबरें चाहिए, ऐसे खबरों का एनालिसिस चाहिए जो खबरें आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, आपके इनकम, आपके खर्चे, आपके बिज़नेस और जॉब प्रॉस्पेक्ट्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम वही आर्टिकल्स पिक करते हैं सारे बिज़नेस न्यूज़पेपर्स में से जो इन 5 फैक्टर्स को आपके अफ़ेक्ट करते हो। तो यहाँ पे कोई भी क्राइम या पॉलिटिकल न्यूज़ डिस्कस हम नहीं करेंगे जब तक कि वो फाइनेंशियली हमें ना इम्पैक्ट करता हो, हमारे पॉकेट को ना इम्पैक्ट करता हो। तो आप इस वीडियो को अभी लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, ये चैनल पसंद आता है तो। शुरुआत करते हैं एक ओवरव्यू से। आज जितने भी आर्टिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं, उनका एक ओवरव्यू लेते हैं। एफवाई 25 जीडीपी ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो ये 6.4 से 6.8% की रेंज में एक्सपेक्टेड है कि रहेगा ओवरऑल। एंड रूरल डिमांड और सर्विस सेक्टर लिफ्ट कर सकता है हमारे सेकंड हाफ को। वीकनिंग रुपी, देखिए रुपया वीक हो रहा है, हम लोग कई महीनों से पढ़ रहे हैं अब तो। बट इससे क्या है, इट मे नॉट बी अ शॉट एन आर्म फॉर दी फार्मा एक्सपोर्ट्स पर इसका क्या फर्क पड़ सकता है, क्या असर पड़ सकता है, क्या जो हमने सोचा था वैसा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, हम वो जानेंगे। गवर्नमेंट टू स्विच ऑन मासिव सब्सिडी टू सुपरचार्ज ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर। ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर में ना गवर्नमेंट सब्सिडीज लेकर आ रही है। गवर्नमेंट कह रही है हम इसको इंसेंटिवाइज करेंगे और मासिव सब्सिडी आ रहा है। तो एक बार देखना होगा कौन-कौन सी कंपनीज है जो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है, मतलब जो चार्जिंग स्टेशंस बना रही है और इस तरीके की चीज़ों पर काम कर रही है। एक एडिटोरियल आर्टिकल है रिस्क एपेटाइट। इंडियन जो अभी मैं कहूँगा इन्वेस्टर्स हैं स्पेसिफिकली और इंडियन हाउसहोल्ड्स हैं, उनका रिस्क एपेटाइट पहले से बढ़ गया है। पहले से ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट में। पहले सिर्फ एफडी या लैंड या गोल्ड यहाँ इन्वेस्टमेंट होता था, अब काफ़ी डाइवर्सिफाई हो चुका है। इसके बाद डिफेंस स्टॉक्स लॉक एंड लोड फॉर ऑर्डर ड्रिवन ग्रोथ ऑफेंसिव। डिफेंस स्टॉक्स लॉक एंड लोड कर रहे हैं, ऑर्डर ड्रिवन ग्रोथ होगा यहाँ पे, मतलब काफ़ी बड़े-बड़े ऑर्डर्स आने वाले हैं डिफेंस स्टॉक्स के पास, ऐसा एक्सपेक्टेड है अगले साल के लिए। India readies a sum for its e-parts industry $3 billion। ई-पार्ट्स, इस इंडस्ट्री के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा इंसेंटिव रेडी कर रहा है, करीब-करीब $3 बिलियन का। तो हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने में मदद करता है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करता है। वैसे ही ई-पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया में अब काफ़ी ज़ोर दिख रहा है। एचएमपीवी इज़ नॉट कोविड नॉर इज़ इट रिस्पॉन्स। तो अभी एक नया वायरस आया है चाइना में, जिसको हम एचएमपीवी बोल रहे हैं। तो ये कोविड नहीं है और ना ही इसका रिस्पॉन्स। तो ये एक एडिटोरियल आर्टिकल है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। इंडियन ओरिजिन आईटी कंपनीज कॉर्नर अ फिफ्थ ऑफ H1B वीज़ाज़। इंडियन ओरिजिन टेक कंपनीज़ हैं पूरी दुनिया में, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा। अब क्या हो रहा है, ये एक्चुअली फिफ्थ ऑफ H1B वीज़ाज़। H1B वीज़ा इश्यू किया जाता है उन लोगों को जो यूएस में जॉब करने जाते हैं। एंड यूएस में H1B वीज़ाज़ जो इश्यू हो रहे हैं, उनमें से 1/5 मतलब 20% का जो शेयर है वो इंडियन आईटी कंपनीज़ का है। इंडियन आईटी कंपनीज़ भेज रही है लोगों को। तो ये इन पर क्या असर पड़ सकता है जब H1B रूल्स में अगर चेंज आते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है अभी H1B वीज़ा को लेकर के यूएस में। लोग काफ़ी, मतलब मैं कहूँगा, डिवाइडेड हैं इस पर। सो लेट्स सी। शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। एफवाई 25 जीडीपी ग्रोथ रेट। यहाँ पे बात हो रही है जीडीपी ग्रोथ रेट की। हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट लास्ट क्वार्टर डिक्लाइन हुई है, लेकिन इस क्वार्टर हमें एक्सपेक्टेशन है कि काफ़ी बढ़िया यहाँ से रिवर्सल आएगा। तो 3 वीक्स बिफोर यूनियन बजट, अभी 3 हफ्ते हैं यूनियन बजट में, एंड नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस रिलीज़ करने वाला है सबसे पहला एडवांस एस्टिमेट्स हमारे जीडीपी का फॉर एफवाई 25 ऑन जनवरी 7। मॉडरेशन रहेगा ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस में। यस, ग्रोथ की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो मॉडरेट हुई है, मतलब हाई से मॉडरेट आना, लो नहीं हुआ है, हाई से मॉडरेट आया है। एक्सपर्ट्स हाउएवर कहते हैं कि रेजिलियंस है रूरल डिमांड में। तो ठीक है, ग्रोथ मॉडरेट हुआ 5.4%, तो बहुत ही शॉकिंग था लास्ट क्वार्टर। लेकिन हम सब ये कह रहे हैं, सब लोग जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं एंड गवर्नमेंट एजेंसीज भी, कि सेकंड हाफ जो रहेगा ना हमारा, ये काफ़ी बढ़िया रह सकता है। यहाँ पे डिमांड रहेगा, रूरल डिमांड एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि काफ़ी रेजिलिएंट रहने वाला है। एग्रीकल्चर एंड सर्विस सेक्टर आउटपुट बढ़िया रहने वाला है और इससे इंडिया 6.4 से 6.8% का जो एक्सपेंशन है वो तो अचीव कर ही लेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोअर किया अपने ग्रोथ प्रोजेक्शंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 6.6% फ्रॉम एन अर्लियर एस्टिमेट ऑफ 7.2%। तो प्रोजेक्शंस को हमने रिवाइज किया, थोड़ा कम किया। तो सेंट्रल बैंक की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई, अच्छा ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पर हम और भी वीडियोस बना सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी ये, ठीक है, और काफी एडिटोरियल्स भी हमने इस पे कवर किए। तो इन्होंने कहा कि जो रूरल कंजम्पशन है, मतलब रूरल एरियाज में जो लोग पैसे खर्च कर रहे हैं ना,
और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट है, स्ट्रॉन्ग सर्विस एक्सपोर्ट्स है, ये फैक्टर है कि जिसकी वजह से जो हमारा क्वार्टर रहने वाला है 3rd और 4th, यहाँ पे प्रोजेक्शंस हमारे काफ़ी पॉजिटिव हैं, काफ़ी बढ़िया है। तो आरबीआई का जो प्रोजेक्शन है वो फॉलो करता है फॉल इन इंडियाज़ जीडीपी ग्रोथ टू अ 7 क्वार्टर लो ऑफ 5.4% जुलाई से सितंबर एज़ अगेंस्ट इट्स ओन प्रोजेक्शन ऑफ 7%। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ एफवाई 25 अगर आप देखेंगे तो जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो मॉडरेट हुआ है टू 6% फ्रॉम 8.2% इन H1 एंड 8.1% इन H2। जो भी वेदर रिलेटेड डिसरप्शंस है जिन्होंने एक डैम्पनर यहाँ पे वेदर देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। इंडिया में अगर आप देखोगे फ़ोन करते हैं हम लोग तो काफ़ी पूछते हैं मौसम कैसा है, मौसम कैसा है? तो ये मौसम एक्चुअली काफ़ी चीज़ें अफ़ेक्ट करता है। मौसम ये भी डिफाइन कर सकता है कि आपके होम लोन सस्ते होंगे या नहीं होंगे या और महँगे हो जाएँगे। एजुकेशन लोन और महँगे हो जाएँगे, सस्ते हो जाएँगे, ये भी वेदर डिसाइड करता है। इन्फ्लेशन पूरा वेदर डिसाइड करता है। हमारे आगे के कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भी काफ़ी बड़ा रोल रहता है। मैं कहूँगा काफ़ी बड़ा एक वेरिएबल है हमारा जो वेदर है। तो इंडिया में मौसम का हाल पूछने का जो मैं कहूँगा ये हमारा रिचुअल है, ये ऐसे ही नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट है मौसम। तो वेदर रिलेटेड डिसरप्शंस क्या कर सकता है हमारे ग्रोथ को इन्होंने देखिए पहले हाफ में तो डैम्पर किया है, लेकिन अब ये थोड़ा अबेट होते हुए नज़र आ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट हुई है हमारे खरीफ सोइंग में। तो इसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट रहेगा अपकमिंग क्वार्टर्स पे। नॉर्मल अगर कल्टीवेशन रहता है, खरीफ प्रोड्यूस नॉर्मल रहता है तो काफ़ी कम्फर्टिंग रहेगा। रबी सोइंग जो है ये भी स्टार्ट हुआ है अच्छे नोट पे, तो इसका मतलब वेदर रिलेटेड डिसरप्शन सबसे पहले तो अभी नहीं दिख रहा है। इन्फ्लेशन भी नीचे आ रहा है धीरे-धीरे ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे कंपेयर करेंगे तो जो कि लेकिन अब एक स्पाइक आया था 6.4% आई थिंक चला गया था 6.2% इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड जब जीडीपी ग्रोथ रेट का भी डाउनवर्ड स्पाइक आया मैं कहूँगा, तो कहीं न कहीं बट फ्यूचर के लिए अगर आप देखेंगे मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए सब बुलिश हैं कि ये नीचे ही जाएगा, ये बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे परचेज़िंग पावर लोगों की बढ़िया रहेगी एंड इससे कंज़म्पशन भी बूस्ट होगा। तो अलग-अलग ग्रोथ फोरकास्ट आप देख सकते हैं। एचडीएफसी का पहले 6.8 था, अब 6.5 है। बार्कलेस का 6.8 था, 6.5 है। फिच का 7 था, अब 6.4 है। एडीबी का 7 था, 6.5 है। गोल्डमैन सैक्स का 6.56 है एंड मॉर्गन स्टैनली का 6.7 था, अब 6.3 है। तो सबने रिवाइज़ करके ग्रोथ एस्टिमेट्स को थोड़े से मॉडरेट किए हैं। आता हूँ मैं दूसरे आर्टिकल पे, वीकनिंग रूपी मे नॉट बी शॉर्ट एन आर्म फॉर फार्मा एक्सपोर्ट। तो एक सवाल है मेरा आप सब लोगों से और ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई वांट टू नो कितने लोगों को ये चीज़ पता है? अब ये बताओ, आपको अगर मैं कह दूँ कि अगले 2 साल तक रुपया बहुत तेज़ी से कमज़ोर होने वाला है, डॉलर के अगेंस्ट, इसका मतलब आपकी जो सेविंग्स है, प्रॉपर्टी, एसेट जो भी चीज़ रुपए में है, उसकी वैल्यू बड़ी तेज़ी से डिक्लाइन होने वाली है, ठीक है? तो आप ऐसी कौन-सी एक चीज़ है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे कि आप इसका फ़ायदा उठा पाएँ कि रुपया कमज़ोर हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट? ये सवाल सबके लिए है, चाहे आप इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, नहीं रखते हैं, क्योंकि ये सबकी लाइफ़ को इम्पैक्ट कर रहा है। आपने अगर 1 करोड़ भी कमा लिया, लेकिन अगर 5 साल में रुपया 50% गिर गया, तो आपकी परचेज़िंग पावर बहुत कम भी हो जाएगी कई चीज़ों में, राइट? तो इससे बचने के लिए कितने लोगों को इसका उपाय पता है? मैं इसका जवाब दूँगा अगले वीडियो में, तो तब तक कितने लोगों को इस सवाल का जवाब पता है और क्या-क्या अल्टरनेटिव्स हैं कि कहाँ आप इन्वेस्ट करेंगे अगर रुपया आपको पता हो कि अगले 2 साल में बहुत तेज़ी से कमज़ोर होने वाला हो डॉलर के अगेंस्ट। तो रीसेंट डेप्रिसिएशन हमने देखा है इंडियन रूपी के अगेंस्ट यहाँ पे देखेंगे डॉलर में काफ़ी मैं कहूँगा बाइंग देखने को मिली है। दुनिया की सारी करेंसीज़ काफ़ी कमज़ोर हुई हैं, सिर्फ़ रुपया ही नहीं। आप जितने भी एशियन करेंसीज़ को भी देखेंगे और यूरोपियन सब बिल्कुल कमज़ोर होते हुए नज़र आ रहे हैं, हारते हुए नज़र आ रहे हैं डॉलर के अगेंस्ट जब से डोनाल्ड ट्रम्प आए हैं स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे हमने यही देखा था कि जो रीसेंट डेप्रिसिएशन है ना, ये हमारे इंडियन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी खबर नहीं है, एक्सपर्ट्स का ये कहना है। तो आप कहोगे यार फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ तो एक्सपोर्ट करती हैं, एक्सपोर्ट वाली कंट्रीज़ को फ़ायदा होता है, ये तो कॉमन सेंस है। आईटी को फ़ायदा होता है क्योंकि ये पैसा डॉलर में कमा रहे हैं, रुपया कमज़ोर हो गया तो और ज़्यादा डॉलर आएगा पहले से। ऐसा नहीं है देखिए। तो यहाँ पे कुछ बिलीव करते हैं कि अगर आप रुपये को कमज़ोर करेंगे, तो इसका इमीडिएट इम्पैक्ट ना बड़ा कम होगा एक्सपोर्ट्स पे एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं क्योंकि पूरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हम पहले ही कर लेते हैं और वो हेज्ड होता है। तो अगले जो कॉन्ट्रैक्ट्स होने हैं सिर्फ़ उसी पे फ़र्क पड़ेगा उसका। दूसरे प्लेयर्स वार्न करते हैं कि जो छोटे प्लेयर्स हैं ना, इनको प्राइस कम करना पड़ेगा इन रिस्पॉन्स टू करेंसी टेलविंड एंड इससे क्या होगा रीनेगोशिएशंस भी होंगे। तो एक्सपोर्टर्स नोट कर रहे हैं कि इम्पोर्ट कॉस्ट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स एपीआई बोलते हैं हम, ठीक है? इसको ये ऑफसेट कर सकते हैं हमारे गेन को क्योंकि आईटी सर्विसेज़ में क्या है? आईटी सर्विसेज़ में आप कोई प्रोडक्ट इम्पोर्ट करके नहीं बना रहे हो ना, आप सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन जब आप एक प्रोडक्ट बनाते हो,
फिज़िकल प्रोडक्ट बनाते हो, तो आप इम्पोर्ट करते हो काफ़ी सारा सामान और इंडिया में फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ चाइना वगैरह से आप देखो कितना रॉ मटेरियल इम्पोर्ट करती है। बहुत ही ज़्यादा रॉ मटेरियल इम्पोर्ट करती है, तो जो इम्पोर्ट है वो भी तो हमें बहुत महँगा पड़ेगा। और उसे ही हम आगे जाके एक्सपोर्ट करेंगे, तो ओवरऑल बेनिफिट जो है ना हमारे लिए ये निल रहने वाला है। अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की बात करें, आईटी कंपनीज़ इनको बहुत फ़ायदा होगा ना क्योंकि ये क्या इम्पोर्ट करते हैं? इनका खर्चा क्या है? सैलरीज़, दैट्स इट। सैलरीज़ तो ये रुपए में दे रहे हैं, कमा ये किस में रहे हैं? डॉलर्स में। तो इसीलिए लोगों को आईटी का बिज़नेस मॉडल बड़ा पसंद है, इसीलिए कुछ लोग बहुत इन्वेस्ट करते हैं आईटी कंपनीज़ में। लास्ट वीक अगर आप देखेंगे तो रुपी वीक हुआ अगेंस्ट डॉलर रीचिंग अ फ्रेश क्लोजिंग लो ऑफ 85.76 एंड सुदर्शन जैन जो डायरेक्टर जनरल हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस के उन्होंने कहा कि एनुअल कॉन्ट्रैक्ट जो हैं यूएस होलसेलर्स के साथ वो हेज्ड हैं। हेज का मतलब क्या होता है? काफ़ी सारे लोगों को शायद ना पता हो लेकिन मैं बता दूँ, जब आप कार लेते हैं और इंश्योरेंस खरीदते हैं तो वो एक हेज होता है। इन केस कार डिस्ट्रॉय हो गई तो 10 लाख की कार पे अगर मुझे लेट्स से 7-8 लाख मिल जाएँ तो मेरा लॉस मिटिगेट हो जाएगा। तो ल ये हेज क्या होता है? प्रॉफिट के लिए नहीं करता है कोई, ये करता है मिटिगेशन के लिए। इन केस कोई इवेंट हो जाए अनफॉर्च्यूनेट जो हमारे कंट्रोल में नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल तो इंश्योरेंस क्या करता है उसको? गुड कर देता है उस लॉस को, राइट? तो वैसे ही हेज हम लोग इन्वेस्टमेंट्स में भी करते हैं, ट्रेडिंग में भी करते हैं, जहाँ पे हम चाहते हैं कि अगर हम गलत हुए या हमारे अगेंस्ट चला गया कुछ बहुत ज़्यादा, तो एट लीस्ट हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जो हमें कोई बड़े लॉस से बचाए। तो आप देखिए मैप करें इम्पैक्ट को तो कोई इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं है, जैसा एंटिसिपेट किया गया क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स 1-1 साल के लिए बने हुए हैं, तो ऑलरेडी वो हेज्ड हैं करेंसी फ्लक्चुएशंस के लिए। कॉम्पिटिशन बढ़ेगा इंडियन एक्सपोर्टर्स में और इससे रीनेगोशिएशन होंगे प्राइस के कॉन्ट्रैक्ट्स में और राइजिंग एपीआई इंपोर्ट बिल जो है, ये वीक रुपए के बेनिफिट को खत्म कर देगा। अगर आप इंपोर्ट भी कर रहे हो, तो आपको वहाँ पैसा क्योंकि देना पड़ रहा है डॉलर्स में। अब यहाँ पे एक और डेटा है, ट्रैकिंग ट्रेड, फार्मा एक्सपोर्ट्स अगर आप देखेंगे। तो ईयर ऑन ईयर चेंज आया है ब्रैकेट्स में, ठीक है? एंड ये है नाफ्टा यूरोप, तो नाफ्टा इज़ आई थिंक नॉर्थ अमेरिका की ही यहाँ पे बात होगी। नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एशियन है यहाँ पे नाफ्टा ये हो गया। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ एशियन सीआईएस होता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो इन सब का अगर आप शेयर देखेंगे हमारे फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स में तो आपको ये नज़र आ रहा है पाई चार्ट के थ्रू। 1 सेकंड। यस। तो यहाँ पे एक बार डायग्राम है और एक पाई चार्ट है और आप देख पा रहे हैं कि हमारे जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स हैं, अच्छे खासे हैं। या राइट एंड नॉर्थ अमेरिका वगैरह में सबसे बड़ा हमारा शेयर है। अगर टोटल शेयर का देखिएगा तो हम सबसे ज़्यादा वहाँ एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। इसके अलावा हम यूरोप में भी अच्छा खासा यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो फॉरेन करेंसी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है एंड इसका इम्पैक्ट येस काफ़ी पड़ेगा। गवर्नमेंट टू स्विच ऑन मासिव सब्सिडी। गवर्नमेंट यहाँ पे मासिव सब्सिडी लाने की बात कर रही है। किस चीज़ के लिए लाने की बात कर रही है? ये बात कर रही है ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुपर चार्ज करने के लिए। आई एम 100% श्योर कि बहुत सारे लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये ईवी सेक्टर में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जिनको ये बिल्कुल पसंद नहीं होगा ईवी, राइट? आई एम होपिंग कि दोनों मिक्स ऑफ व्यूअर्स होंगे मेरे पास। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने तो डिसाइड कर लिया है कि भई हम मासिव सब्सिडी देंगे। इंसेंटिव देंगे और सुपर चार्ज करेंगे ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि वो 80% या हायर सब्सिडी देगी जो 100% तक भी हो सकता है एक्सेप्शनल केसेस में, अगर आप अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जिसकी रिक्वायरमेंट है वो सेटअप कर रहे हो, इलेक्ट्रिक पब्लिक फास्ट चार्जिंग स्टेशंस कर रहे हो अक्रॉस कंट्री अंडर द 2000 करोड़ पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट स्कीम। तो यहाँ पे काफ़ी एम्बिशियस प्लान्स लग रहे हैं गवर्नमेंट के और अकॉर्डिंग टू आप ड्राफ्ट गाइडलाइंस देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने कहा है कि सब्सिडी सपोर्ट करेगा 48,400 फास्ट चार्जर्स, जहां पे इलेक्ट्रिक 2 और 3 व्हीलर्स दोनों के लिए होगा और 22,100 होगा इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स के लिए, जहाँ पे 1,061 करोड़ एलोकेट किए गए हैं और 1,800 चार्जिंग सेशंस होंगे इलेक्ट्रिक बसेस के लिए और ट्रक्स के लिए, जहाँ पे 350 करोड़ के करीब डेज़िग्नेट किए गए हैं। तो टोटल 72,300 फास्ट चार्जर्स की यहाँ पे बात हो रही है। और इंडिया में अगर मैं पेट्रोल पंप बताऊँ ना, इंडिया में अभी तक करीब टोटल पेट्रोल पंप आप देखोगे तो ऑफिशियली 88,000 के करीब पेट्रोल पंप्स हैं इंडिया में। तो इतने सुपर चार्जिंग स्टेशंस बनाना, जितना आज तक हमने आज़ादी के बाद पेट्रोल पंप्स नहीं बनाए, उससे ज़्यादा हम बात कर रहे हैं कि उतने ही ऑलमोस्ट फ़ास्ट चार्जर्स हम लोग बना देंगे
अगले कुछ सालों में, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग अचीवमेंट। तो इस स्कीम में 30% जो इंसेंटिव है रिलीज़ किया जाएगा बाय एमएचआई। आफ्टर द टेंडर अवार्ड स्टेज 40% होगा डिप्लॉयमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फास्ट चार्जिंग स्टेशन के बाद, एंड रिमेनिंग अमाउंट जो होगा वो सक्सेसफुल कमर्शियल ऑपरेशन के बाद होगा। तो ड्राफ्ट ये भी स्पेसिफाई करता है कि जो मिनिमम चार्जिंग कैपेसिटी है, तो यहाँ पे इन्होंने कैपेसिटी भी डाल दिया चार्जिंग की। तो टू व्हीलर और थ्री व्हीलर्स के लिए रहेगा 12 किलोवाट, बेंचमार्क मिनिमम कॉस्ट होगा 1.5 लाख, इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर का होगा 60 किलोवाट, जहाँ पे मिनिमम बेंचमार्क होगा 6 लाख रुपीज़, एंड इलेक्ट्रिक बसेस का 240 किलोवाट विद मिनिमम बेंचमार्क ऑफ 24 लाख। तो यहाँ पे ऑन प्रायोरिटी अगर आप जितनी भी सिटीज़ हैं वो देखेंगे ईवी शेयर में, तो दिल्ली यहाँ पे नंबर 1 में है, फिर बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद एंड पुणे। तो टॉप 5 में अगर आप देखेंगे तो दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद एंड पुणे हमें नज़र आ रहा है। बात करते हैं एक एडिटोरियल आर्टिकल की, और ये है रिस्क एपेटाइट के बारे में। आपने भी आस-पास देखा होगा कन्वेंशनल जो हमारे सोर्सेज़ थे ना, मतलब डेस्टिनेशंस मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट्स के, होते पैसे एफडी कर दिए, पैसे पोस्ट ऑफिस में डाल दिए, पैसे से ज़मीन खरीद ली, गोल्ड खरीद लिया। दैट्स इट। इसके अलावा नहीं करते थे लोग कुछ, या फिर कैश ही सेव कर रहे हैं। अच्छा खासा कैश रखा हुआ है। तो इंडियंस जो हैं ये डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं अपने सेविंग्स पोर्टफोलियो को। इंडियन हाउसहोल्ड्स ट्रेडिशनली रिलाई करते हैं हेविली फिजिकल एसेट्स पे, ऐसे एसेट्स जो फिजिकल हो, जो हमें दिखते हो, या फिर बैंक डिपॉजिट, एफडी। ये कॉर्नर स्टोर था हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग का, लेकिन अगर आप नोटिसेबल शिफ्ट देखेंगे, अभी वो ये चल रहा है। हाउसहोल्ड्स इंक्रीज कर रहे हैं और चैनल कर रहे हैं अपने सेविंग्स को म्यूचुअल फंड्स में, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में, पेंशन स्कीम्स में, और ये रिटर्न सीक कर रहे हैं जो हायर है देन दोज ऑफर्ड बाय बैंक। जो नेट हाउसहोल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स है इंडिया में, ये बढ़ा है फ्रॉम 7.7% ऑफ जीडीपी टू 11.7% इन 2021। और यहाँ पे प्रिकॉशनरी और फोर्स सेविंग्स, इसका रीज़न है ड्यूरिंग पैंडेमिक। पैंडेमिक के बाद लोगों को समझ में आया कि भाई सेविंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये मॉडरेट हो गया आफ्टर अ मल्टी डेकेड लो ऑफ 5.3% इन 2022-23। और रीसेंट स्टडी जो है इस रिगार्ड में बाय इकोनॉमिस्ट एट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिन्होंने एग्जामिन किया हाउस होल्ड पोर्टफोलियोज को, उसने इंडिकेट किया कि किस तरीके से हाउस होल्ड बिहेवियर जो है ये चेंज हो रहा है। वेल बैंक डिपॉजिट जैसे कि फिक्स डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, ये स्टिल मोस्ट प्रेफर्ड सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं अमंग हाउसहोल्ड मार्केट लिंक वंस, जो अभी ट्रैक्शन गेन कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में जो एसआईपी जा रहे हैं, ये अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है? लेकिन अगर आप बैंक डिपॉज़िट्स को देखें इंक्लूडिंग एफडी या पोस्ट ऑफिंग, ये सबसे प्रेफर्ड सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स अभी भी वही हैं। येस, लोगों को फिक्स्ड इनकम अभी भी इंडिया में सबसे ज़्यादा पसंद है। स्टडी रिवील करता है कि हाउसहोल्ड की जो इंक्रीजिंग प्रोपेंसिटी है टू इन्वेस्ट इन डाइवर्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये ड्रिवन है बाय राइजिंग इनकम लेवल्स। इनकम लेवल्स पहले से बड़े हैं, तो कहीं न कहीं सेविंग्स और मैं कहूँगा नए-नए इंस्ट्रूमेंट्स भी लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और फाइनेंशियल लिटरेसी पहले से काफ़ी बढ़ गई। लोगों को पहले से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है चीज़ों के बारे में कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। स्मार्टफ़ोन्स के आने के बाद ये और ज़्यादा हुआ है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के बाद ये और ज़्यादा हुआ है, तो जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेटेड बाय डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स अगर आप देखेंगे, ये काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। सेकंड, यहाँ पे कंसिडरेबल हेटेरोजेनिटी है बिटवीन रूरल एंड अर्बन हाउसहोल्ड इन टर्म्स ऑफ रिस्क एपेटाइट। तो जो लोग गाँव में रह रहे हैं और जो लोग शहरों में रह रहे हैं, दोनों का जो रिस्क एपेटाइट है ना, वो बिल्कुल अलग है। सेम बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे रिस्क एपेटाइट क्या हुआ कि आप कितना रिस्क लेने की हिम्मत रखते हो, ठीक है? आप कितना रिस्क ले सकते हो। तो एक्सपेक्टेडली अर्बन हाउसहोल्ड्स जो हैं वो ज़्यादा इंक्लिनेशन लेते हैं अपने इन्वेस्टमेंट चॉइसेस में टू डायनामिक इकोनॉमिक कंडीशंस। जहाँ रूरल हाउसहोल्ड्स जो हैं ये कंज़र्वेटिव हैं। तो रूरल एरियाज़ में अभी भी लोग थोड़ा कंज़र्वेटिव हैं, थोड़ी ट्रेडिशनल जगहों पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जबकि अर्बन एरियाज़ में, शहरों में लोग थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं, डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं, नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप देखेंगे जैसे बिटकॉइन हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया। अ, अर्बन एरियाज़ में आपको क्या लग रहा है, लोग ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया हुआ लोगों ने, या रूरल? ऑफ कोर्स अर्बन में। तो इनकम सर्टेनिटी ये भी इन्फ्लुएंस करती है हाउसहोल्ड की कंपोज़िशन को और फाइनेंशियल पोर्टफोलियो। सैलरीड वर्कर्स और एंटरप्रेन्योरियल क्लास, ये रिस्कियर एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। देन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज़ में इन एंटरप्रेन्योर्स एंड सैलरीड एम्प्लॉइज़ का सबसे ज़्यादा रिस्क एपेटाइट देखा जाता है। बैंक डिपॉज़िट्स, इनका डोमिनेंस जो है वो नीचे जाते हुए नज़र आ रहा है हमें। रिफ्लेक्टिव हो रहा है ऑफ ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी एंड अवेयरनेस ऑफ डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। इसने रेज़ किया है कंसर्न्स विद इन द आरबीआई एंड ब्रॉडर फाइनेंशियल इकोसिस्टम। नेगेटिव टू लो रियल रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं ड्यूरिंग पैंडेमिक, एंड इसने अफेक्ट किया है बैंक डिपॉज़िट्स को। अब बैंक डिपॉज़िट्स, बैंक्स परेशान हो जाते हैं कि अरे यार, बैंक में लोग एफडी नहीं कर रहे हैं, एफडी नहीं कर रहे हैं। और इतना घटिया प्रोडक्ट है जो इन्फ्लेशन को अगर बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी लोग यही परेशान हैं कि क्यों एफडी में पैसा कम क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? भाई, इतने बेटर-बेटर इससे अल्टरनेटिव्स हैं, एफडी में आप पैसा क्यों डालोगे, राइट?
जब तक कि आपके पास बहुत अच्छा खासा मैं कहूँगा सरप्लस है एंड आप कहोगे चलो ना यार थोड़ा पैसा एफडी में भी डाल दें डाइवर्सिफिकेशन के लिए। लेकिन अगर कोई एसआईपी कर रहा है, कोई शुरुआत कर रहा है, तो वो एफडी में पैसा क्यों डालना चाहेगा जब रियल इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे 10-11% रहती है ऑन एन एवरेज। हम जो रियल इन्फ्लेशन फेस करते हैं, गवर्नमेंट का डेटा भले ही उसे 6% बोलता हो और आपको एफडी में कितना मिल रहा है 6%, 7%। बड़े अमाउंट पे टैक्सेशन का भी कोई इंटरेस्ट इनकम का पूरा टैक्सेशन भी आपको देना पड़ता है वहाँ पे। तो कहीं न कहीं इसका कोई बेनिफिट नहीं है। इट्स लाइक अ वेरी बैड प्रोडक्ट लेकिन क्योंकि लोगों को इसकी आदत है, तो वो उसको ना तो इम्प्रूव किया जाएगा। ऑफ कोर्स बैंक्स वही पैसा लेंड कर रही हैं, तो बहुत अच्छा पैसा भी कमा रही है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है बैंक्स द्वारा इसमें एंड ठीक है, थोड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है बट एफडी इज़ नॉट अ वायबल चॉइस अगर कोई एसआईपी करने की शुरुआत कर रहा है या फिर कोई एकदम से अपना कॉर्पस बिल्ड करना चाह रहा है, तो ये इट इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन मैं ये कहूँगा। जो लो कॉस्ट करेंट और सेविंग्स अकाउंट है टोटल डिपॉजिट्स में डिक्लाइन हुआ है इन द पास्ट फ्यू इयर्स फ्रॉम अ पीक ऑफ 44 टू 45% रिसेंट इयर्स में टू 38 39%। तो इन कॉन्ट्रास्ट म्यूचुअल फंड्स स्पेशली अगर आप देखेंगे इक्विटी और हाइब्रिड स्कीम्स इन्होंने सर्च देखा है इनफ्लो में एंड डिलीवर किया है हायर रिटर्न्स ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स। जो शेयर है म्यूचुअल फंड्स का ये 6.1% है ऑफ हाउस होल्ड सेविंग्स 2022-23 में। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज ये जंप हुआ है फ्रॉम 146 मिलियन एट द एंड ऑफ 22 टू 178 मिलियन एट द एंड ऑफ 2023-24। तो जो डिक्लाइन आया है बैंक डिपॉजिट ग्रोथ में, ये जक्सटापोज्ड है विथ रोबस्ट क्रेडिट ग्रोथ। यहाँ पे एक लिक्विडिटी मिसमैच हुआ है बैंक्स के लिए। बैंक डिपॉजिट में पैसे कम गए हैं और क्रेडिट ग्रोथ उल्टा और ज़्यादा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे इन रिस्पॉन्स में बैंक्स ने क्या किया, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स पे फोकस किया जो ज़्यादा सेंसिटिव है रेट फ्लक्चुएशंस से एंड मार्केट वॉलेटिलिटी से। स्ट्रैटेजी ये है कि हमारी जो इमीडिएट लिक्विडिटी नीड्स है, लिक्विडिटी क्या होता है? जो इमीडिएट पैसा चाहिए आपको, पैसा वो जो आप तुरंत उसे खर्च कर सकें या कोई ऐसा एसेट जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो सकता है, वो लिक्विड होता है। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने लिक्विडिटी नीड्स को इमीडिएटली एड्रेस किया और यहाँ पे लेकिन ये एक रिस्क पोज़ करता है बैंकिंग सेक्टर स्टेबिलिटी को। तो एट द सेम टाइम जो रिस्कियर फाइनेंशियल एसेट्स हैं, वो ऑफर कर रहे हैं हायर रिटर्न्स, तो हाउसहोल्ड फाइनेंसेस क्या कर रहे हैं, ये ज़्यादा अपना एक्सपोज़र ले रहे हैं यहाँ पे और ये खुद एक्सपोज़ हो जा रहे हैं बहुत ही बड़े अनसर्टेनिटी के लिए। क्योंकि आप रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स में जब पैसा लगा रहे हैं, जैसे स्टॉक्स में अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल लगा रहे हैं एफडी के अगेंस्ट, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। पैसा कमाया बहुत अच्छा जा सकता है बट नॉट विदाउट एनी नॉलेज। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे जो चेंजिंग इन्वेस्टमेंट बिहेवियर है ऑफ इंडियन हाउसहोल्ड्स, इट कैन क्रिएट चैलेंजेस फॉर बैंकिंग सिस्टम in mobilizing low cost deposit may affect their margins over medium and however on the other hand increase availability जो है रिस्क कैपिटल की ये ला सकता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल डाउन फॉर कॉर्पोरेशंस एंड इंसेंटिवाइज इन्वेस्टमेंट। तो रेगुलेटरी स्टैंड पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट कैपिटल मार्केट्स में वेल गार्डेड हो। इन्वेस्टर्स को सारी रिस्क की नॉलेज होनी चाहिए कि वो क्या रिस्क ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने कोई प्रोडक्ट उन्हें बेच दिया पैसे कमाने के लिए, सेल्स करने के लिए। उन्हें पता ही नहीं है कि इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व्ड है और हो सकता है वो अपनी लाइफ की सेविंग्स उसमें डाल दें। और इन्वेस्टर्स को भी ये नॉलेज रखना होगा कि वो सिर्फ रजिस्टर्ड, लाइसेंस्ड चाहे रिसर्च एनालिस्ट हो, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हों, उनसे ही कंसल्ट करें। तो ये कहीं न कहीं उन्हें भी अपना थोड़ा ख़्याल रखना होगा। डिफेंस स्टॉक्स लॉक एंड लोड फॉर ऑर्डर ड्रिवन ग्रोथ ऑफेंसिव। यहाँ पे डिफेंस स्टॉक्स की बात कर रहे हैं और ये आर्टिकल फ़ोकस कर रहा है हमारी डिफेंस इंडस्ट्री पे। तो आप देखेंगे डिफेंस इंडस्ट्री ने रिटर्न तो बहुत अच्छा दिया है, लेकिन अभी स्टॉक्स बड़े ठंडे पड़े हुए हैं डिफेंस के। 50-50 नी परसेंट नीचे भी आ गए हैं कई सारे स्टॉक्स। तो डिफेंस मिनिस्ट्री का फ़ोकस है कि मॉडर्नाइज़ किया जाए, नई टेक्नोलॉजी लाया जाए और एक्सपोर्ट को अलोंग कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्डर्स इन फोर्थ क्वार्टर। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ की बात हो रही है फ्रॉम इंडिजिनाइजेशन और ये एक्सपेक्टेड है कि स्ट्रेंथन करेगा रेवेन्यू को और अर्निंग पोटेंशियल को ऑफ इंडियाज़ डिफेंस सेक्टर। स्टॉक जो लिस्टेड हैं जो स्टॉक प्राइस लिस्टेड है कंपनीज़ के उनको वो बढ़े हैं करीब ढाई गुना ओवर 3 इयर्स। वैल्यूएशंस काफ़ी हाई हैं, ऑर्डर फ्लो बड़ा स्लो है, तो एग्ज़ीक्यूशन में भी चैलेंज है, सप्लाई चेन में भी चैलेंजेज़ हैं, तो इसकी वजह से हमें ओवरऑल 19% करेक्शन देखने को मिला है डिफेंस सेक्टर में। गवर्नमेंट प्राइमरी ड्राइवर है। देखिए, डिफेंस इंडस्ट्री ऐसी है ना कि इनका सबसे बड़ा एक कस्टमर है, वो है गवर्नमेंट। येस, गौ एक ही कस्टमर है इनका सबसे बड़ा जो इनके 90% मुझे लगता है प्रोडक्ट्स खरीदता है। तो ये रीसेंट अनाउंसमेंट आई है कि 2025 जो होगा वो ईयर ऑफ रिफॉर्म्स रहने वाला है और इससे गवर्नमेंट ओन्ड लिस्टेड प्राइवेट डिफेंस कंपनीज़ जो हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट भी होगा। तो जब आपका एक ही कस्टमर है और एक ही वही आपका रेगुलेटर भी है, तो कहीं न कहीं उसी के हाथ में पूरी इंडस्ट्री है और उसी को डिसाइड करना है कि क्या वो कितना फ़ोकस करना चाहता है इस इंडस्ट्री पे और आगे कितना ग्रो करने देगा उसे वो। क्योंकि
येस, इन्वेस्टमेंट डिफेंस में अच्छा खासा चाहिए हमें अभी। एग्ज़ीक्यूशन साइड पे भी चाहिए। आप 50,000 करोड़ के प्लेन्स ऑर्डर कर दोगे, लेकिन एग्ज़ीक्यूशन के लिए हमें इन्वेस्ट करना होगा सबसे पहले, इतनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी। डिफेंस में अभी हमारी कोई कैपेसिटी नहीं है बहुत ज़्यादा, हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट्स ढूँढने होंगे, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव देने होंगे। एफडीआई वगैरह हमने अलाउ किया है, बट वी हैव टू सी कि हम कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, बिकॉज़ ये पॉलिटिक्स से काफ़ी ज़्यादा चलती है ये इंडस्ट्री। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कंबाइन करेंगे तो प्रोपेल करेंगे इंडस्ट्री ग्रोथ रेट को बाय रफली 20% एनुअली, तो 20% का ग्रोथ लग रहा है इस इंडस्ट्री का एनुअल 2023-24 एंड 28-29 का, व्हाइल मेंटेनिंग एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20%। तो जो की नियर टर्म ड्राइवर्स हैं सेक्टर के, वो एक्सपेक्टेड हैं कि इंक्रीज होंगे डिफेंस स्पेंडिंग में। सबसे पहले तो जनवरी से मार्च हमारा डिफेंस का जो खर्चा स्पेंडिंग है वो बढ़ेगा। डिफेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर सॉफ्ट था फर्स्ट हाफ में, लेकिन ये पिकअप कर जाएगा हमारे नेक्स्ट क्वार्टर में। गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारा डिफेंस कैपिटल आउटले जितना हम डिफेंस पे खर्चा करने वाले हैं वो है 1.7 ट्रिलियन रुपीस फॉर द बजट। तो यहाँ पे 9% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज भी आया है। यहाँ पे अच्छे खासे लार्ज टिकट आइटम्स भी हुए हैं ऑर्डर, जैसे कि सुखोई इंजन, सुखोई SU-30 MKI 40,000 करोड़ ऑर्डर है। पॉजिटिव ट्रेंड है यहाँ पे और ब्रोकरेजेस भी क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है डिफेंस कंपनीज को लेकर के। लॉन्ग टर्म में बड़े ऑर्डर्स आने चाहिए। डिफेंस चल रहा है हमारा किससे? ऑर्डर्स से, और ऑर्डर्स को एक्जीक्यूट करना होता है ना। जैसे अगर मान लो 1 लाख करोड़ का भी मैं ऑर्डर दे दूँ किसी कंपनी को, तो हो सकता है उसको एक्जीक्यूट करने में लग जाए 15 साल। तो वो 1 साल में नहीं कमा रहा है। वो 1 साल में तब कमा पाएगा ना जब उसकी कैपेसिटी इतनी हो कि वो इतनी जल्दी बना दे सारी चीज़ें। तो कैपेसिटी बिल्डिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे आगे वही जाएगा जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है डिफेंस में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिटर्न्स आप देख सकते हैं। एज़ ऑफ जनवरी 3 2025 आप देख सकते हैं करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, इनका रिटर्न क्या रहा है, 6 महीने का, 1 साल का टारगेट क्या है और अपसाइड कितना है। तो ब्रोकरेजेस के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी कंपनीज़ में अपसाइड देखने को मिल रहा है। 3 कंपनीज़ में कुछ एनालिस्ट ने डाउन साइड बताया है यहाँ पे। ज़ेन टेक्नोलॉजीज़, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड कोचिन शिपयार्ड, यहाँ पे। और इनका अगर आप रिटर्न भी देखेंगे तो आप देखिए कोचिन शिपयार्ड 34% नीचे है 6 महीने में, लेकिन 1 साल का रिटर्न अभी भी 136% है। येस, 136% का रिटर्न अभी भी चल रहा है, जबकि 34% नीचे है। वैसे ही गार्डन रीच का 90% का रिटर्न है, ऑल्दो अभी 33% नीचे चल रहा है 6 महीने से। सो बाकी काफ़ी सारी कंपनीज़ ऐसे भी हैं, जैसे एचएएल हो गया, सोलर इंडस्ट्रीज़ हो गया, मैज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स हो गया, जहाँ पे काफ़ी बढ़िया आगे प्रोजेक्शंस ब्रोकर्स दे रहे हैं। तो आपको इनको देख के कभी भी बाय नहीं करना है। ख़ैर आपको आप अपने खुद के जो रिसर्च एनालिस्ट हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, उनसे पूछें, उनसे राय लें। इंडिया रेडीज़ अ सम फॉर इट्स ई-पार्ट्स इंडस्ट्री। $3 बिलियन का हमने इंसेंटिव प्लान बनाया है ई-पार्ट्स इंडस्ट्री के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ने ना इंडिया को काफ़ी बूस्ट दिया है एक्सपोर्ट्स में और काफ़ी हम लोग तरक्की कर चुके हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक्सपोर्ट्स की बात करें। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है एक $3 बिलियन का 25,000 करोड़ का इंसेंटिव स्कीम, जो स्टिमुलेट करेगा किसको? लोकल मैन्युफैक्चरिंग को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के। तो प्रपोज़ल ये है कि यहाँ पे सबसे पहले तो अप्रूवल हमें लग रहा है इस महीने मिल जाएगा। अप्रैल से ये आ भी जाएगा एंड इस स्कीम में होगा ये कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है करीब-करीब 50 से 60 बिलियन डॉलर के, वो प्रोड्यूस होंगे ओवर 5 टू 6 इयर्स एंड डिस्कशंस हैं बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, जो नोडल मिनिस्ट्री है स्कीम के लिए, एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री, कि इनिशियल जो होगा, इनिशियली आउटले होगा 30 से 40 हज़ार करोड़ का होगा, लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो सेटल हुई है ऑन अ लोअर अमाउंट ऑफ गेटिंग एस्टिमेट्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स, डिमांड एंड प्रोडक्शन फ्रॉम इंडस्ट्री। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहती है कि वो इंश्योर करे कि जो पूरा फंड है वो यूज़ हो पाए, अनलॉक अनलाइक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स फॉर स्मार्टफ़ोन्स एंड आईटी हार्डवेयर, जहाँ पे आउटले अभी भी अंडर यूटिलाइज़ है। जो पीआई स्कीम है हमारी हाई आईटी हार्डवेयर और स्मार्टफ़ोन्स के लिए, ये पूरा फंड अभी तक यूज़ नहीं हुआ है उसमें। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसा एक स्कीम बनाया जाए जिसमें फंड पूरा यूज़ भी हो पाए। तो यहाँ पे हम कंपोनेंट सिस्टम को डेवलप करने की प्लानिंग कर रहे हैं। रेट ऑफ इंसेंटिव्स वैरी करेंगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए और शॉप्स जो होंगे वो बेस्ड होंगे कॉस्ट डिसेबिलिटी और लोकलाइज़ेशन पे, आप कितना लोकलाइज़ कर रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीसीबीज़, कैमरा मॉड्यूल्स, डिस्प्ले, सब असेंबली, लिथियम आयन सेल्स, स्पीकर्स, ये एक्सपेक्टेड है कि इंक्लूड होंगे इस स्कीम में। तो जो डिमांड है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का, एक्सपेक्टेड है ये सोअर होगा बाय $240 बिलियन बाय 2030 फ्रॉम $45.5 बिलियन इन 2023। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है गवर्नमेंट की, एंड गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे ढंग से इन्वेस्टमेंट हो, पूरा फ़ायदा उठाया जाए इसका। एचएमपीवी इज़ नॉट कोविड नॉर इज़ इट्स रिस्पॉन्स। ये एक एडिटोरियल आर्टिकल है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिस्पॉन्स आया है टू रिपोर्ट्स कि बहुत सारे बड़े नंबर्स में आप देखेंगे केसेस आ रहे हैं एक रेस्पिरेटरी इलनेस के। ये है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस
एचएमपीवी जो चाइना में देखा जा रहा है काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है एंड ये सही से राइटली पूछा गया ये डब्ल्यूएचओ को कि आप अपडेट करो इन्फॉर्मेशन और एक अलर्ट दो ऑन सेवेरिटी ऑफ सिचुएशन। तो इन्होंने अले किए हैं कंसर्न्स को अमंग ताकि जो लोग हैं उनके मन में डर खत्म होगा। अगर आप बताओ कि ये वायरस इतना ही सीवियर है, ज़्यादा कोई डरने की बात नहीं है नहीं है, आप बताओ तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दो। तो इंडिया का पहला रिस्पॉन्स था टू पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज़ पोस्ट कोविड पैंडेमिक पीरियड हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल। वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल रहा और जो बिग डिफरेंस है, कोविड आउटब्रेक जो 5 साल पहले हुआ और लेटेस्ट आउटब्रेक में, कोविड जो था साइंटिफिक और मेडिकल कम्युनिटी वो डील कर रही थी एक नए वायरस से। एचएमपीवी नया वायरस नहीं है, साइंटिफिक और मेडिकल कम्युनिटी ने इसको 2001 से देखा है। और ये आइसोलेटेड था कहाँ पर? नेदरलैंड्स में। ऑल्सो अनलाइक कोविड जहाँ पे बहुत ही लिटिल ट्रांसपेरेंसी थी आफ्टर इट्स आउटब्रेक इन वुहान, एचएमपीवी को ट्रैक किया जा रहा है इस टाइम पे एंड जो पास्ट रिकॉर्ड्स हैं वो दिखाते हैं कि एचएमपीवी सीज़नल है, पर्टिकुलर सीज़न में होता है और ना ही डब्ल्यूएचओ ना ही चाइनीज़ सेंटर फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन डिक्लेयर कर रहे हैं इसको एज़ अ हेल्थ इमरजेंसी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंश्योर करना चाहिए कि ये यहाँ पे जो वेविदल है टू अंडरटेक अ रिक्विजिट लॉजिस्टिकल रिस्पॉन्स वो ले, सपोर्ट प्रोवाइड करे जो भी नेसेसरी है वो। एक अपॉर्च्यून मूवमेंट है इंडिया के लिए कि वो असेस करे कि जिसके पास सिस्टम्स और प्रैक्टिसेस हैं, जो हमने सेटअप किए हैं, क्या वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं किसी आउटब्रेक को, किसी रेस्पिरेटरी इलनेस के आउटब्रेक को जैसा कोविड के टाइम पे जो हमने प्रिपेयर किया था। तो फोकस रहना चाहिए कि हम कैपेसिटी वगैरह प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स की और देखें, चेक करें, इंक्रीज़ करें, इम्प्रूव करें सैनिटेशन ताकि क्लीन सिटीज़ और टाउन्स हो एंड इम्प्रूव वेस्ट मैनेजमेंट एंड ग्रेटर एम्बिशन हो टू टैकल एयर पॉल्यूशन। तो क्लीन एयर क्रिटिकल है ऑन इम्प्रूविंग population's resistance to respiratory disease। ग्रेटर इन्वेस्टमेंट हमें की ज़रूरत है ट्रैकिंग में, टेस्टिंग में और डेवलप करने में एंटीडोट्स फॉर ज़ूनोटिक डिसीज़ेज़ और इंडिया को कंटिन्यू करना चाहिए अपना काम और पार्टनर करना चाहिए ग्लोबल मैकेनिज़्म के साथ जो शेयर करता है इन्फो पॉसिबल हेल्थ इमरजेंसीज़ पे तुरंत। तो यहाँ पे जैसा कि पता लग रहा है क्योंकि ये वायरस पुराना है, पहले भी चल चुका है, पहले लोगों को इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, तो काफ़ी ज़्यादा इसका डर नहीं है। इंडियन ओरिजिन आईटी कंपनीज़ कॉर्नर अ फिफ्थ ऑफ H-1B वीज़ाज़ इंडियन ओरिजिन जो टेक कंपनीज़ है, जैसे हमारे इन्फोसिस, टीसीएस ये सारी कंपनीज़ हो गई, ये 20% शेयर इनका है जो H-1B वीज़ाज़ इश्यू किए जाते हैं यूएस द्वारा उसमें तो इन्फोसिस, टीसीएस ये लीड कर रहे हैं पैक। ये एक एनालिसिस आया है डेटा फ्रॉम यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जिसने ये बताया। अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज अगर आप अप्रैल से सितंबर देखें 2024 का तो करीब 1.3 लाख H-1B वीजाज इशू हुए टू डिफरेंट एम्प्लॉयर्स एंड अबाउट 24,766 वीजाज इशू हुए थे इंडियन ओरिजिन फर्म्स को। इसमें से इन्फोसिस ने लीड लिया 8,140 बेनिफिशियरीज के साथ एंड टीसीएस ने लिया 5,274 के साथ। एचसीएल अमेरिका ने लिया 2,953 के साथ। तो इन्फोसिस यहाँ पे इट इज़ ओनली सेकंड टू अमेज़न कॉम सर्विसेज़ जिसने टॉप किया है विथ 9,265 वीज़ाज़। कॉग्निजेंट जो चेन्नई में फाउंड हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू जर्सी में, ये है रैंक्ड 3rd इन द लिस्ट विथ 6,321 वीज़ाज़। तो H-1B वीज़ा प्रोग्राम अलाउ करता है यूएस फर्म्स को कि वो टेम्परेरीली एम्प्लॉय करें फॉरेन वर्कर्स को स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस में। इंडियन फर्म्स ये सिग्निफिकेंट बेनिफिशियरीज़ रही हैं इस प्रोग्राम का और पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी सेक्टर में। मेजर इंडियन आईटी सर्विसेज़ कंपनीज़ जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ इन्होंने कंसिस्टेंटली रैंक किया है अमंग टॉप एम्प्लॉयर्स फॉर H-1B वीज़ा होल्डर्स। विप्रो जो था ये लोअर था डाउन द टाइम विथ 1634 ग्रांट्स। टेक महिंद्रा यहाँ पे 1199 वीज़ाज़ इनको इश्यू हुए हैं। तो फर्म्स कंटिन्यू कर रही हैं टू बेनिफिट फ्रॉम द प्रोग्राम एंड जो ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स हैं वो इंडिकेट करते हैं नीड फॉर अडॉप्शन इन रिस्पॉन्स टू रेगुलेटरी चेंजेस एंड पब्लिक सेंटिमेंट। जो फीचर है H-1B वीज़ा का इट विल लाइकली डिपेंड ऑन बैलेंसिंग द नीड्स ऑफ यूएस बिज़नेसेस फॉर स्किल्ड लेबर। तो जो फ्यूचर है H-1B वीज़ा का वो इस बात पे डिपेंड करता है कि यूएस कैसे यहाँ पे नीड्स को देखता है यूएस बिज़नेसेस के कि वो स्किल्ड लेबर को लेकर आए यूएस में ताकि जो नए चीज़ें आ रही हैं, चाहे एआई हो या कुछ भी हो, उसपे लोग काम करने के लिए उसे मिले, वो टैलेंट एक्वायर करे उसके लिए पूरी दुनिया से। तो इलॉन मस्क जो खुद फॉर्मर एक H-1B वीज़ा होल्डर है जिनकी फर्म टेस्ला यूटिलाइज़ करती है ये प्रोग्राम, उन्होंने पब्लिकली सपोर्ट किया है टेक इंडस्ट्री के रिलायंस को ऑन फॉरेन वर्कर्स और एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और एम्फसाइज़ किया कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर आप इंडिविजुअल किसी भी बिना बैकग्राउंड देखे आप किसी भी इंडिविजुअल को यहाँ पे लेके आएँ और किस बेसिस पे? उनके मेरिट के बेसिस पे, जो कंट्रीब्यूट करते हैं यूएस में थ्रू हार्ड वर्क। तो इन्होंने
ओपनली एडवोकेट किया है कि हम अमेरिका को प्रिज़र्व करें एज़ अ लैंड ऑफ फ्रीडम एंड अपॉर्च्युनिटी। तो एक्चुअली इससे देखिए बाकी कंट्रीज़ को फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। मतलब टैलेंट के लिए ना बहुत कम्पीट करना पड़ता है और यूएस से कम्पीट करना पड़ता है कंट्रीज़ को। इंडिया जैसे कि इंडिया में जितना भी अच्छा टैलेंट है, अगर वो यूएस जा रहा है, तो उनको रोकने के लिए आपको वैसी चीज़ें इंडिया में देनी होंगी, उस लेवल का पे एंड इंसेंटिव्स व्हिच इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो अगर यूएस ऐसे रूल्स लाता है, तो कहीं न कहीं यहाँ पे इस चीज़ का फ़ायदा इन्हें ज़रूर मिलेगा कि ये टैलेंट को एक्वायर कर पाएँगे, इंडिया में और बेटर टैलेंट्स हमें मिल पाएँगे। दूसरा ये है कि नहीं, अब इंडियन आईटी कंपनीज़ जो हैं, वहाँ पे काम कर रही हैं, उनको इस वीज़ा का काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है टेक वर्कर्स के लिए। तो ये पॉज़िटिवली, नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, फाइनेंशियली तो ये नेगेटिवली ही इम्पैक्ट करेगा हमें ओवरऑल इमीडिएटली अगर ये ऐसे एच-1बी वीज़ा प्रोग्राम्स में कुछ ट्वीक्स करते हैं जिससे कुछ मैं कहूँगा इंडियंस का लॉस होता है। तो तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।